फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CDP विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कर रहे होंगे अच्छे से। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम एक छोटे से कोर्स से शुरू करते हैं, जो कि हमें शायद बहुत कुछ सिखा जाएगा, जो कि हमारे आगे आने वाली पढ़ाई में या हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वो क्या है? कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। यानी कि कंसिस्टेंसी यानी कि कॉन्टिन्यूटी हमारे सक्सेस की एक चाबी है। यानी कि जैसे जितना हम अपनी चीज़ों को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रखेंगे, यानी कि अपनी पढ़ाई को जितना हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रखेंगे, उतना ही वो हमें हमारे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। यानी कि हम चीज़ों को प्रॉपरली डेली टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करना, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम प्रोवाइड करना, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना ही हमें हमारी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। जिसकी वजह से जितना हम रिवीजन करेंगे चीज़ों को, जितना हम कॉन्टिन्यू बेसिस पे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ही हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी और हम अपने सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। अब आज की जो क्लास है, आई होप आपने सबने तो पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, जिसमें हमने एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया सीटेट का, और क्या ड्यूरेशन होता है, क्या पेपर का पैटर्न रहा है, या कितने सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड है, कितने कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन हमारा आता है, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया। तो आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कहा था कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ सीटेट का जो हमारा सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका सिलेबस डिस्कस करूंगी। तो उसी तरीके से आज मैं आपके सामने सीटेट का जो हमारा ओवरऑल सिलेबस है, जो कि हमारे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं पेपर 1 में, उसका जो सिलेबस मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ज़्यादा हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सीटेट, जो सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज सिलेबस है, यानी कि जो हमारा पेपर 1 है, जो हमारा पेपर 1 है उसकी हम बात करते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें हमारा क्या सिलेबस आना है। सीटेट का पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? पेपर 1 की, जो कि हमारा क्लास 1st to 5th के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो हमारा CDP है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसे हम कहते हैं। अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल जो इसका पोर्शन है वो हमारा 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में भी हमारा इसमें कुछ पोर्शन डिवाइड होता है, जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन आता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें, तो सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो आता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? उसमें हमारे 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जो हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्या टॉपिक्स होंगे जो हमें जिनके बारे में हमें पढ़ना है, या जिनके बारे में हमें कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने क्वेश्चंस एग्जाम में प्रॉपर तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। यानी कि डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, यानी कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट में ही हमारा एक पोर्शन आता है ग्रोथ, वो क्या है, क्या दोनों सेम चीज़ है या दोनों डिफरेंट चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या जो डेवलपमेंट का रिलेशन है लर्निंग के साथ, वो क्या है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि बच्चों के विकास के सिद्धांत, बच्चों का विकास किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या कॉन्टिन्यूअस होता है या जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में डिवाइड होता है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा आ जाता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव।
ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव किस पे बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बच्चे के विकास पे, यानी कि बच्चे के विकास पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का किस तरीके से अफेक्ट पड़ता है। क्या जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी है, क्या वो बच्चे को पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करती है या नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चौथा पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है जब एक बच्चा पैदा होता है या जब एक बच्चा बॉर्न होता है, तब वो सबसे पहले अपनी माता यानी कि अपनी मम्मी को से सबसे पहले उसका कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले जब बच्चा सोशलाइज होता है वो अपनी मदर से होता है, यानी कि वो सबसे पहले अपनी मदर को देखता है, उससे अपना कनेक्शन बनाता है, फिर वो अपनी ओवरऑल फैमिली से मिलता है, धीरे धीरे करके उनमें घुलता मिलता है, जो फैमिली की आदतें हैं वो उस बच्चे में आती हैं। तो धीरे धीरे करके यही जो प्रोसेस होता है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। फिर बच्चा धीरे धीरे अपने नेबर्स में निकलता है, अपने रिलेटिव्स में जाता है, जैसे जैसे बच्चा देखता है बच्चा उसी तरीके से सोशलाइज होना शुरू कर देता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सोशल वर्ल्ड से बच्चा सोशलाइज हो रहा है, चिल्ड्रन जो उसके पीयर्स हैं उससे बच्चा किस तरीके से सोशलाइज हो रहा है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बच्चा किस तरीके से सोशलाइज हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम इसमें कह सकते हैं, वो हमारे इसमें कुछ थ्योरीज हैं या कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ थ्योरी दिए हैं, कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं। उनमें जो सबसे कह सकते हैं हम इम्पॉर्टेंट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी बात करें तो पियाजे, कोलबर एंड वाइगोत्स्की, इन तीन ने जो हमें थ्योरीज दी हैं या हम कह सकते हैं कुछ कंसेप्ट दिए हैं जो हमसे इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे जैसे जैसे हम अपनी चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक की क्लैरिटी करेंगे, तो हम इसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं, हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, यानी कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होता क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड हमारा होता है बच्चों की तरह बच्चों को समझाना, यानी कि जिस तरीके से बच्चा चाहे, यानी कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा चाहता है खेलना कूदना। अगर हम बच्चे को एक जगह बिठाकर पढ़ाते हैं तो बच्चा नहीं बैठ सकता। बच्चा क्या होता है, बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है, उसको चीज़ों में एक इंटरेस्ट चाहिए पढ़ने के लिए। अगर वही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड्स को, बच्चे के एनवायरनमेंट को सेट करना पड़ता है बच्चे के अकॉर्डिंग, ताकि हम बच्चे को एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सके। और बढ़ती हुई शिक्षा यानी कि आगे आगे हम बच्चे को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम इस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि हम इसमें इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस क्या है, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस के बारे में बोला है, क्या कंसेप्ट दिया है। इसी के अंदर हमारा एक पॉइंट आ जाता है जो है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, उसके यानी कि बहुआयामी बुद्धिमत्ता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट क्या है? लैंग्वेज और थॉट क्या अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों सेम चीज़ें हैं? पहले क्या आता है, लैंग्वेज आता है बच्चे में, या पहले बच्चा सोचना शुरू करता है, या बच्चा पहले बोलना शुरू करता है? इसमें भी कुछ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की है, उन दोनों ने इसके बारे में बात करी है। कोई लोग, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं भाई लर्निंग पहले आई, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं भाई थॉट पहले आया, या कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं भाई दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल पेशेंस। यानी कि सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। यानी कि जो जेंडर है, जेंडर और सेक्स दोनों ही हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जेंडर क्या, जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये सोसाइटी ने किस तरीके से हमें
हमारे जेंडर को डिवाइड किया है। ये जो सेक्स है वो हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। हम सुनते आ रहे हैं भाई जो सेक्स है हमारा जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, हमें जेनेटिकली वो हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। फिर आ जाते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community and religion etc. यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं कोई भी चिल्ड्रन हो वो एक जैसे नहीं होते। अगर भाई बहन भी हैं, अगर वो ब्रदर सिस्टर्स भी हैं, तो भी उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे। कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, कम्युनिटी के बेसिस पे हो, पर कोई भी इंडिविजुअल हमें सेम नहीं मिलेगा। किसी का इंटरेस्ट कुछ और है, किसी का पेस लेवल हाई है, किसी का लो है, कोई चीज़ों को जल्दी समझता है, कोई चीज़ों को कम थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, किसी का लेवल लो है, किसी का लेवल हाई है समझने का। तो इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा distinction between assessment of learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice। इसमें हम पढ़ेंगे असेसमेंट क्या है, बच्चे को असेस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स के बारे में हम इसे पढ़ेंगे। कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लेके लोगों के पर्सपेक्टिव क्या है या जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एज assessing readiness level of learner for enhancing learning and critical thinking in the classroom for assessing learner achievement। यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि बच्चे का क्या लेवल है, जो भी उसने सीखा उसको किस तरीके से हम ये पता लगाएं कि बच्चे ने इतना सीख लिया है, इतना सीख पाया है, वो उसे कहाँ ज़रूरत है और सीखने की, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बच्चा किस तरीके से सोच सकता है, किस लेवल तक सोच सकता है, इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो जो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हमारा कितने मार्क्स का आता है, जो हमारा आता है 15 मार्क्स। 30 आउट ऑफ 30 में से जो 15 मार्क्स का जो हमारा आता है वो हमारा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारा पहला सेक्शन है। अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में ही, तो जो दूसरा सेक्शन हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि CWSN जो चिल्ड्रंस होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने के लिए। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वो होता है हर तरीके का बच्चा, चाहे वो डिसेबल्ड हो या वो कोई डिसेबिलिटी फेस कर रहा है, या जो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रंस होते हैं, एक नॉर्मल बच्चे के क्लासरूम में उन सबको मिलाकर हमें कुछ सिखाना है या उनके साथ मिलकर हमें बच्चों को पढ़ाना है, उसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, इसमें हमारे दो तरीके के आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं जो किसी डिसेबिलिटी हो या कोई जैसे जो कुछ कोई डिसेबिलिटी हो, जैसे हैंडीकैप हो, या इन बच्चों को, कुछ बच्चे तो इस तरीके के होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं हमारे जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। उन दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को एक नॉर्मल क्लासरूम में लाके बच्चों के साथ पढ़ाना, ताकि जो वो डिफरेंसेस जो बच्चों के अंदर क्रिएट होते हैं वो ख़त्म हो जाए, सारे बच्चे मिलकर एक साथ
कोई भी इन्फीरियर, जो ये डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, या जो हम कह सकते हैं जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, ये इनको इन्फीरियर फील ना हो, ये अपने आप को दूसरों से अलग ना समझे, इसीलिए हम इनको एक रूम में ही नॉर्मल बच्चों के साथ हम इनको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा इसमें हम किन किन पॉइंट्स की बात करेंगे, या क्या क्या हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे या इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो ये ओवरऑल है, ये हमारा 30 में से 5 मार्क्स का हमारा इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है वो लर्नर्स को हम इसमें देखेंगे जो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, या जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि जो वंचित या वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, यानी कि उन बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स होते हैं, डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं वो चिल्ड्रंस जिनको नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जो बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, जो बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, हम इन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, इनके बारे में भी हम आगे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, या डिफरेंट इम्पेयरमेंट्स हैं, उनसे जो इन्हें फेस कर रहे हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। या जो आगे पॉइंट है हमारा, उसमें हम बात करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो उनका इंटेलिजेंस लेवल होता है वो जो नॉर्मल होता है उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस पॉइंट पे हम उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो टैलेंटेड होते हैं, या जो क्रिएटिव होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, या जो स्पेशल एबल्ड लर्नर्स होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगर अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो इसमें आ जाता है हमारा लर्निंग एंड पेडागोजी, जो कि हमारा कितने मार्क्स का होता है, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चंस इसमें, या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें हमसे पूछे जाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, क्योंकि बच्चा कैसे सोचता है, किस तरीके से लर्न करता है, बच्चा क्यों फेल होता है, और टू अचीव इन सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, यानी कि स्कूल में परफॉर्म करते वक्त बच्चा क्यों फेल होता है, क्या उसके पीछे के रीजंस होते हैं, उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ teaching and learning, children's strategies of learning as a social activity, social context to learn things, यानी कि प्रोसेस कि क्या प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का, यानी कि जब भी हम टीचिंग और लर्निंग करते हैं, हमें हमारा जो बच्चे के साथ किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, बच्चा किस तरीके से होना चाहिए, पैसिव लर्नर होना चाहिए या एक्टिव लर्नर होना चाहिए, टीचर को एक गाइड या एक फैसिलिटेटर की तरह वहाँ पर अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, ना कि बच्चे के हर टाइम पे बच्चों की गलतियाँ निकालना, उसको उसकी एरर्स को फाइंड आउट करना, या बार बार उसे हर चीज़ों पे टोकने के बजाय उसको एक गाइड की तरह धीरे धीरे आगे कर उसको चीज़ों को समझाना। इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे, और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि एक बाहरी एनवायरनमेंट से हम बच्चे को किस तरीके से एक्टिविटीज़ कराकर, उसको एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कराकर हम उसकी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो बच्चा होता है, अगर हम बात करते हैं, जो बच्चा होता है एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह होता है, यानी कि चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना। आपने देखा होगा, जैसे कोई भी बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स उसको एक खिलौना ला कर देते हैं तो उसके साथ कुछ दिन तो खेलता है, फिर क्या करता है वो, फिर उसको बिल्कुल तोड़ देगा, खोल देगा, उसका एक एक पार्ट अलग कर देगा, ये देखने के लिए भाई वो चीज़ काम किस तरीके से कर रही है और क्या चीज़ उसमें डली हुई है जिसकी वजह से वो वर्क कर रही है,
उसको नई नई चीज़ें सीखने में, नई नई चीज़ें फाइंड आउट करने में, कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसे बहुत अच्छा लगता है, या वो चीज़ों को एक अलग तरीके से देखता है जब वो एक बच्चा होता है। तो इसीलिए हम बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें क्या है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स एंड सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। इसमें पढ़ेंगे भाई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे के, कि हम उस बच्चे को ऑब्ज़र्व करके या उसकी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होके हम ये देखेंगे कि बच्चे को किस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है, और अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है और कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो इसमें हमें हमारी बात होती है कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन एंड इमोशंस क्या है, अनुभूति और भावनाएं, यानी कि बच्चे का दिमाग, बच्चे का किस तरीके से दिमागी विकास होता है, कितने तरीके, जैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन में क्या पाया जाता है, राइट ब्रेन में क्या पाया जाता है, बच्चे की समझ किस एज पर कितनी होती है, वो किस तरीके से चीज़ों को समझता है, ये बच्चे के अंदर जो इमोशंस है क्या उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कितने तरीके का इमोशन का बच्चे के अंदर, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस टाइम पे बच्चे के अंदर कौन से इमोशंस होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से इमोशंस वो बड़े होकर अपने अंदर ग्रास्प करता है, या बच्चा सही टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है कि नहीं सीखता, कहीं वो ज़्यादा इमोशनल होकर कोई ख़राब डिसीजन या गलत डिसीजन तो नहीं ले लेता है, क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है कि नहीं जानता, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी कि प्रेरणा और सीखना। यानी कि मोटिवेशन क्या है, कि कई बार क्या होता है जब भी हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, या हम जैसे हमने कोई एग्ज़ाम दिया उसमें हम पास नहीं हो पाए, तो हम क्या होता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन एक ऐसा ज़रिया है कि जो वो हम डीमोटिवेट हुए हैं ना, उसको ख़त्म करने का, हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, या हम अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं, वो जब हमें समझाते हैं तब हमें एक मोटिवेशन आता है कि भाई हाँ, फेलियर्स तो मिलेंगे, बट अगर हम कॉन्टीन्यूस चीज़ों को करेंगे, अपने पढ़ाई को करेंगे, उसमें कॉन्टीन्यूटी लेकर आएंगे, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हमें सक्सेसफुल हम हो जाएंगे। ठीक है, तो वही है। तो मोटिवेशन और लर्निंग का क्या रिलेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे, कि लर्निंग के टाइम पे मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। तो इसमें हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना डीप में ना जाते हुए हम इसको अभी सिर्फ ये देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। वो फैक्टर्स जो हमें लर्निंग में हेल्प करते हैं, लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल फैक्टर्स हो, हमारी फैमिली हो, हमारे रिलेटिव्स हो, या हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे हमारा स्कूल हो गया, हमारे पीयर्स हो गए, तो उनका हमारे लर्निंग पर क्या कंट्रीब्यूशन होता है, सीखने में योगदान देने वाले कारक, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो पर्यावरणीय हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा CDP का सिलेबस, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, ये फर्स्ट जो सेक्शन है हमारा, जो 30 मार्क्स का हमारा पोर्शन आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, तो उसका सिलेबस था हमारा ये, जिसमें हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला सेक्शन अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारा, पहले सेक्शन की अगर हम बात करें तो जिसमें आ जाता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारे 15 मार्क्स के जिसमें हमारा क्वेश्चन आता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। और फिर आ जाता है हमारा C, जिसमें लैंग्वेज एंड पेडागोजी होता है, लैंग्वेज एंड लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसमें कि हम ये देखेंगे जब हम बच्चे के साथ फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होंगे तो हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे, उसके बिहेवियर को किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव लर्निंग हो, एक्टिव लर्निंग हो, बच्चे को इंटरेस्ट आए और बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो ये तो था हमारा CDP का सिलेबस। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अब हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको हम लेते हैं, जिसमें कि हमारी आ जाती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमारी होती है, जिसमें हमारा हिंदी और इंग्लिश होता है। सिलेबस हमारा सेम होता है दोनों का। तो इसमें
बस ये है कि 15 मार्क्स का इसमें आपका डायरेक्ट पूछा जाता है और 15 मार्क्स का इसमें आपसे पेडागोजी पूछी जाती है कि आप चीज़ों को कैसे अप्लाई करेंगे क्लासरूम में, तो उसे कहते हैं हम पेडागोजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो 15 मार्क्स का आपसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस या पेडागोजी के होंगे, 15 मार्क्स आपका जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पोइट्री या अनसीन पैसेज होगा आपका, ठीक है, 15 मार्क्स का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपका होगा, जिसमें हमारा रीडिंग अनसीन पैसेज आ सकता है, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा या पोएम आ सकती है। क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन भी आपने कितना समझा चीज़ों को, उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हो सकते हैं, पैसेज से ही रिलेटेड आपसे ग्रामर का कोई एरर पूछ लेगा, वर्बल एबिलिटी पूछ लेगा, ठीक है, कोई लिटरेरी साइंटिफिक नरेशन टाइप या डिस्क्रिप्टिव पूछ लेगा, ठीक है। हिंदी में भी आपका वही सेम चीज़ है, ठीक है, आपसे व्याकरण पूछ लेगा, उससे रिलेटेड मौखिक क्षमता पर प्रश्न हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 15 मार्क्स में देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी एक पोइट्री, एक अनसीन पैसेज होगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 चुना है तो आपका एक पोइट्री, एक अनसीन पैसेज होगा, और आपने लैंग्वेज 2 अगर इंग्लिश चुना है तो उसमें 2 पैसेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे, जो आता है हमारा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, इसमें देखो ज़्यादातर क्या है, इंग्लिश और हिंदी में हमें ग्रामर पोर्शन पे इतना ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रामर पोर्शन से नहीं पूछा जाता, आपसे पेडागोजी ही पूछी जाती है। बट इतना ग्रामर तो हर किसी का होता है कि अगर आपसे नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव पूछा हुआ है तो आप ये बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज और एक्विजिशन। लैंग्वेज और एक्विजिशन, लैंग्वेज और एक्विजिशन क्या है, सीखना और अधिग्रहण करना। सीखना क्या है, यानी कि हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं आके दुनिया में, और कुछ चीज़ें होती हैं भाई जो हमें हमारे अंदर होती है, हमारी इनेट एबिलिटी होती है, यानी कि हमारे अंदर वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें एनवायरनमेंट के थ्रू वो हमारी बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो वो होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन। प्रिंसिपल्स क्या है लैंग्वेज ऑफ टीचिंग के, यानी कि लैंग्वेज को समझाते वक्त, लैंग्वेज पढ़ाते वक्त क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, क्या सिद्धांत है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, यानी कि सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग का क्या रोल है, चाहे वो एज अ टूल हम कर रहे हैं या बात करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने में बात कर रहे हैं इस्तेमाल, या हम उसको लिखने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लैंग्वेज का या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का क्या यूज़ है, हम उसे टूल की तरह एक कैसे कम्युनिकेट करने के लिए उसको टूल की तरह हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कि उन चीज़ों को हम कैसे सीखते हैं, उस बारे में हम रोल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन द रिटन फॉर्म, यानी कि हम इसमें बात करेंगे ग्रामर का, कि ग्रामर पोर्शन का हमारा क्या रोल है, ठीक है, लर्निंग में और कम्युनिकेट करने के टाइम पे, चाहे वो वर्बली हो या रिटन। वर्बली यानी कि हम बोलकर चाहे लिख कर बात करते हैं, या हम उन चीज़ों को लिख कर बात करते हैं। तो इस बारे में हम इस पॉइंट में हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी कि उन चीज़ों पर बात करना जिनके जो लैंग्वेज या लर्निंग है या ग्रामर है, उसको हमें किस तरीके से जब हम बोलते हैं या बात करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं या सुनते हैं, तो उनका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं हमारे challenges of teaching language in a diverse classroom, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, यानी कि जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो, तो जब हम वो बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा किस तरीके की डिफ़िकल्टीज फेस करता है उस टाइम पे क्लासरूम में, डाइवर्स क्लासरूम्स में
तो उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, क्या एरर बच्चा करता है या क्या बच्चे को डिसऑर्डर्स होते हैं जब वो बच्चा लैंग्वेज पढ़ता है। जैसे आपने सुना होगा डिसलेक्सिया होता है, डिस्कैल्कुलिया होता है, तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा। फिर आ जाता है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं? वो स्किल्स जो हमें लैंग्वेज को समझने में, जानने में, पढ़ने में, लिखने में मदद करती हैं, वो होती है हमारी लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें कि हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स आती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। यानी कि हमने बच्चे को लैंग्वेज तो सिखा दी, बच्चा उस लैंग्वेज को कितना समझ पाया है, क्या वो सुनकर इन चीज़ों को समझ पाता है, क्या वो जो चीज़ें उसने लिखी हुई हैं क्या वो उनको समझ पाता है। इस चीज़ को इवैल्यूएट करना, यानी कि इस चीज़ के बारे में समझना कि बच्चा उस चीज़ को किस हद तक समझ पाया है, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक के बारे में, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। यानी कि टीचिंग और लर्निंग, जब हम लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे का इंटरेस्ट वो डेवलप हो, वो उस तरीके की उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे चीज़ों में। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम में डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाते समय, ताकि जो उसका माइंड है वो एक्टिव रहे, इधर उधर ना भटके, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान केंद्रित हो। इस चीज़ को करने के लिए या इस चीज़ को समझने के लिए या बच्चे को समझाने के लिए हम इन डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं दैट वाज, जो कि है हमारा रेमीडियल टीचिंग। रेमीडियल टीचिंग क्या होता है? ठीक है, रेमीडियल टीचिंग क्या होता है? भाई रेमीडियल टीचिंग होता है हमारा, जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे अब बच्चा है, बच्चे ने चीज़ें कर ली, सारी चीज़ें उसे सिखा दी गई, अब बच्चे को एक सेंटेंस दिया गया, ठीक है, तो उस चीज़ को उस बच्चे ने गलत करा, तो भाई उस बच्चे ने उस चीज़ को गलत क्यों किया, ये चीज़ों को फाइंड आउट करना, एरर फाइंड आउट करना और उन चीज़ों को समझते हुए बच्चे को एक रेमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करना, यानी कि फिर से उस चीज़ को बच्चे को समझाना, उस जो वो एरर है उसको करेक्ट करना ही हमारी रेमीडियल टीचिंग होती है। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहा है या वो चीज़ वो करने में नहीं कर पा रहा है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को, उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई डिसेबिलिटी है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना और उसके ऊपर काम कर कर उस बच्चे को वो चीज़ सिखाना, वही हमारी रेमीडियल टीचिंग होती है। उस बच्चे को उस चीज़ में पूरी तरीके से चीज़ों को सिखा देना, वही हमारी रेमीडियल टीचिंग होती है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट, ये तो था हमारा इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन। अब आ जाते हैं हम एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये तो हमारा नॉर्मल है कि ये चीज़ हम सब ने पढ़ी है, जब हम बच्चे थे 1st to 5th में हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में क्या हो जाता है, जो भी हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं या जो भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, उनके बारे में हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हमारा चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे ये भी हमारा जो पोर्शन है वो हमारा 30 मार्क्स का पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें से आपका 15 मार्क्स का तो आपका कंटेंट होता है जो आपका 1st to 5th क्लास का होता है, और जो 15 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी होती है कि भाई आप उस चीज़ को क्लासरूम में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आता है हमारा फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली होता क्या है, फैमिली में कौन कौन होता है, फादर मदर ग्रैंड मदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ठीक है, या हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, दोनों में से बेस्ट क्या है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा सही है या जॉइंट फैमिली ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, या फ्रेंड्स कौन है, हमारे पीयर्स के बारे में हमें पता लगता है, नेबर्स के बारे में पता लगता है, उनके रिलेशंस के बारे में हमें पता लगता है, क्या वो काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इस बारे में हमें चीज़ों को पता लगता है।
एनिमल्स के बारे में, भाई हमारे हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, और ऑमनीवोरस होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स होते हैं, हमारे पौधों के बारे में हमें पता लगता है। या अगर आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, तो फूड, हमारी खाने की चीज़ें किस तरीके की होती हैं, वेजिटेरियन चीज़ें क्या होती हैं, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें क्या होती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये हमारे पल्सेस क्या होते हैं, ठीक है। और हमें फाइबर कौन से फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे जो विटामिन है या हमारे मिनरल्स है वो हमें कौन से फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारा शेल्टर, कितने तरीके के शेल्टर होते हैं, रूफ टॉप शेल्टर्स होते हैं, ठीक है। जो वो शेल्टर्स होते हैं जो हमारे आईसी रीजन्स होते हैं उनमें अलग तरीके के शेल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो प्लेन रीजन्स होते हैं उनमें हमें अलग तरीके के शेल्टर्स देखने को मिलते हैं। वाटर, भाई वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है, वाटर का कितना पोर्शन हमारे वर्ल्ड में है, कितना सॉल्टी वाटर है, कितना सैलाइन वाटर है, कितना हमारा प्योर वाटर है, कौन सा वाटर ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं, या कौन सा वाटर ऐसा है जिसको कि हम नहीं पी सकते, ठीक है। ट्रैवल, यात्रा, ठीक है। वो थिंग्स जो कि हम बनाते हैं और हम जो काम करते हैं, यानी कि जैसे हमारे जो कॉबलर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे जो कारपेंटर्स होते हैं, ठीक है। यानी वर्कर्स में हमारे आ जाते हैं, हमारे पुलिसमैन्स वगैरह आ जाते हैं, जो भी हमारे हेल्पर्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और अब हम आ जाते हैं जो हमारा पेडागॉजिकल इश्यूज़ जो हमारे आ जाते हैं, यानी कि जो पेडागॉजी हमें पढ़नी है, जो कि हमारी 15 मार्क्स की हमसे पूछी जाती है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। कंसेप्ट क्या है ईवीएस का, ईवीएस आखिर है क्या, उसका स्कोप कहाँ तक है, कितनी दूर तक हमारी ईवीएस फैली हुई है, इस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस, ईवीएस की क्या ज़रूरत है, बच्चों को ईवीएस पढ़ाने की क्या ज़रूरत है 1st to 5th क्लास में, ठीक है। बच्चा तो एनवायरनमेंट के बारे में वैसे भी सीख जाएगा जब बड़ा होगा, बट क्या ज़रूरत है ईवीएस पढ़ाने की बच्चों को प्राइमरी लेवल पर। इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है, ईवीएस के साथ साथ हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा सकते हैं। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम ईवीएस पढ़ा ही नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी, या ना हिंदी होगी ना इंग्लिश होगी, तो ईवीएस की कोई अपनी लैंग्वेज थोड़ी ना होती है, हम हिंदी या इंग्लिश के थ्रू ही तो उसे पढ़ाते हैं। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड ईवीएस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स, हम इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या वे हो सकता है इसको पढ़ने का, ठीक है, या समझने का। स्कोप क्या है एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, क्या स्कोप है, कितना फैला हुआ है, कितनी दूर तक फैला हुआ है, किस लेवल तक फैला हुआ है एनवायरमेंट ईवीएस हमारा, और रिलेशन क्या है साइंस और सोशल साइंस में, इसको हम पढ़ेंगे। अप्रोचेस क्या है ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट को हम किस तरीके से बच्चे के सामने रख सकते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए, उसे किसी तरीके का डाउट ना हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वो उनको कभी ना भूले। तो किस तरीके से क्या अप्रोचेज़ हो सकती हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि फील्ड ट्रिप हो गया, हम बच्चे को एक जगह पर ले जाकर हम वो कंसेप्ट बच्चे को समझा सकते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड डूइंग का हम उसको, जैसे हम लर्निंग डूइंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा खुद करता है चीज़ों को, तो वो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाता है, ठीक है, उसे कोई डाउट नहीं होता। डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराकर हम बच्चे को चीज़ें सिखा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन या कोई फिजिकल वर्क हम बच्चे को करा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, डिस्कशन भी करा सकते हैं। बट डिस्कशन क्या होता है, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं वो एक जगह नहीं बैठ सकते और डिस्कशन में वो बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो डिस्कशन मैथड है वो 6 to 8 क्लास के लिए अच्छा है, क्योंकि भाई उस टाइम जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, वो चीज़ों को समझ पाने में, बोल कर समझ पाने में वो चीज़ों को समझ पाता है। पर जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि हमें चीज़ें करके दिखानी पड़ती हैं ताकि उनकी चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा CCE क्या है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, जैसे मैंने आपसे पिछली बात करी, या टीचिंग मटेरियल एड्स क्या है चीज़ों को समझाने के, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स, बच्चा क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इन सब चीज़ों को पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त, समझते वक्त क्या चीज़ों को फेस कर रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे 4 सब्जेक्ट्स का सिलेबस। और फर्स्ट पेपर के अगर हम बात करें मैथ्स की, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स का कुछ पोर्शन तो जो आपका नॉर्मल पोर्शन होता है, कंटेंट पोर्शन होता है, जैसे कि आपका जो नंबर सिस्टम हो गया, या आपका प्रॉफिट लॉस तो नहीं, मतलब कुछ छोटा मोटे कंसेप्ट आपसे पूछ लेगा, बोर्ड मास के कंसेप्ट आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आपसे नंबर सिस्टम का कुछ पूछ लेगा, नंबर सिस्टम पूछ लेगा,
बोर्ड मार्क्स पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मतलब 2-4 क्वेश्चंस आपसे, यानी कि 15 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इस कंटेंट से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि वो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आपने अपने 5th फर्स्ट टू 12th अगर आपने करा या फर्स्ट टू 10th आप मैथ्स पढ़ते हैं तो नॉर्मल मैथ्स आपसे पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ हार्ड मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाता, तो वो आप सॉल्व कर ही लेंगे। या हम कह सकते हैं कुछ एलसीएम एचसीएफ के, आप एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो वो मैं आपको जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपका मैथ्स का सिलेबस अलग से प्रिंटेड फॉर्म में इसी के साथ ऐड कर मैं आपको डाल दूँगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पेडागोजी की, इसकी पेडागोजी की, तो पेडागोजी वही आपकी सेम, आपसे यही पूछा जाएगा। आपकी जो सीडीपीडी की पेडागोजी है वो ही आपको मैथ्स के पेडागोजी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी, क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता पेडागोजी में। आपसे वही पूछा जाता है कि भाई आप जो अभी आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, आप किस तरीके से पढ़ाओगे, लेकिन टीचिंग मैथड्स का यूज़ करोगे, यानी कि किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाओगे, ताकि जो बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे, वो बोर भी ना हो और बच्चे का पार्टिसिपेशन भी एक्टिवली हो। तो ये तो था हमारा ओवरऑल हमारा सिलेबस जो था सीटेट का, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिलेबस था हमारा सीटेट का। तो अब अगर हम बात करते हैं, भाई कंसिस्टेंसी तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो भाई हमारी चीज़ें भी नहीं होंगी ढंग से। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी या कॉन्टिन्यूटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से रिवाइज़ करना, हर टाइम रिवाइज़ करना, अगर सुबह उठकर जल्दी रिवाइज़ करना, सारे सब्जेक्ट्स को एक इक्वल टाइम प्रोवाइड करना। तो ये थी आज की क्लास। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपका जो सीडीपी का सिलेबस है, वो मैं आपको अलग से एक उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ओवरऑल क्या है और किस टॉपिक को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें तो मैं आपको सारी कराऊंगी। एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, आपका इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश का तो क्या ही, मतलब आपको ग्रामर पोर्शन तो इतना करना नहीं है, मतलब इतना तो आप सबको आता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट पेडागोजी जो होता है वो आपका वही सीडीपी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, कि जो सीडीपी की पेडागोजी होती है वही आपको अप्लाई करनी होती है बच्चों पे। उसी में आपके इंग्लिश और मैथ्स और जो ईवीएस की पेडागोजी होती है वो उसके क्वेश्चंस, आप अगर आपको उस सीडीपी के कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये थी आपकी वीडियो आज की। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, आपको सिलेबस पता लग गया होगा, ठीक है। अब आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।